हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आगे के एमसीक्यूज़ कंप्लीट करेंगे ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी एक्ट के। इससे पहले हमने 47 एमसीक्यूज़ किए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हम 48 से लेके और 100 तक एमसीक्यूज़ कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हमारे 52 के अराउंड एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास टोटल 250 एमसीक्यूज़ अवेलेबल है, जिनको हम धीरे धीरे करके 3 से 4 वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं 48 क्वेश्चन क्या पूछता है इसके अंदर। तो क्या कह रहा है 48 के अंदर कि द प्रोविजंस ऑफ कंटिंजेंट इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड इन। कौन से सेक्शन के अंदर हमें कंटिंजेंट इंटरेस्ट दिया है? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा था, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी तो लास्ट क्वेश्चन हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट पे था। वेस्टेड इंटरेस्ट हमें सेक्शन 19 में दिया गया और कंटिंजेंट इंटरेस्ट हमें सेक्शन 21 के अंदर दिया। तो इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, 20, 21, 22, 23। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, क्योंकि कंटिंजेंट इंटरेस्ट के बारे में हमें सेक्शन 21 के अंदर दिया गया है। उसके बाद अगर हम आगे आए तो अगला क्वेश्चन पूछता है 49 क्वेश्चन कि वेयर इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर of property is created in favor of members only of a class as shall attain particular age। क्या बोल रहे हैं अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे कि जहाँ पे कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, किसके फेवर में? मेंबर्स के फेवर में, सिर्फ जो एक क्लास के मेंबर्स हैं उनके फेवर में। एज शेल अटेन अ पर्टिकुलर एज, जब वो एक पर्टिकुलर एज अटेन कर लेंगे। तो यहाँ पे इसने भी 4 ऑप्शंस दिए हैं। Such interest does not vest in any member of class who has not attained that age। तो यहाँ पे एक तरीके की एक कंडीशन हो गई। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको लगता है कि कोई ऑप्शन सही नहीं किया गया तो उसको भी बताइए, क्योंकि हो सकता है कि कई बारी मिस्टेक हो जाती है। तो अगर आप उसको ठीक कर देंगे तो वो सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद 50th के अंदर पूछता है कि ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू बी। ए ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को फॉर लाइफ, कि जब तक बी की लाइफ है तब तक ये प्रॉपर्टी बी की, एंड आफ्टर इज डेथ टू सी एंड डी। ठीक है, कि जब बी की डेथ हो जाएगी तो ये प्रॉपर्टी सी और डी के पास चली जाएगी, जो कि अपने अंदर उसको इक्वली डिवाइड कर लेंगे। और टू द सर्वाइवर्स ऑफ देम, या फिर उनके अगर कोई सर्वाइवर्स होते हैं, डी पहले ही मर गया या सी पहले ही मर गया, तो जो भी उनके आगे सर्वाइवर्स हैं उनको चली जाएगी। सी डाइज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बी। अब सी जो है बी के मरने से पहले ही मर जाता है। डी जो है लेकिन अभी नहीं मरता। ठीक है, बी के बाद मरता है, मतलब कि डी। एट बीज डेथ द प्रॉपर्टी। अब जब बी की डेथ हुई, जो बी का लाइफ इंटरेस्ट था वो सी और डी के पास जानी चाहिए थी। तो जब बी की डेथ होगी, जहाँ पे अब सी जो है जीवित नहीं है और डी जो है जीवित है, तो ये प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? ये प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? डी के पास चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर लाइफ इंटरेस्ट है। तो दिस प्रॉपर्टी शेल पास टू डी। फिर 51 के अंदर पूछ रहा है द प्रोविजंस ऑफ कंडीशनल ट्रांसफर इज प्रोवाइडेड इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। कौन से सेक्शन के अंदर हमें कंडीशनल ट्रांसफर के बारे में दिया गया है? तो अगर आप पढ़ोगे तो सेक्शन 25 दिया है। ये सब नहीं बात करते कंडीशनल ट्रांसफर, सेक्शन 25 बात करता है। हमने एक वीडियो के अंदर पूरे टीपीए को कंप्लीट किया है 1.5 आवर्स के अंदर, उसको आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपके बेसिक क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे और आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। फिर पूछता है कि एक्स ट्रांसफर्स ₹500 टू वाई। 500 रुपये देता है वाई को ऑन कंडीशन, लेकिन कंडीशन लगाता है दैट ही शेल एग्जीक्यूट अ सर्टेन लीज विद इन 3 मंथ्स। की जब वाई की मृत्यु हो जाएगी उसके विद इन 3 मंथ्स वो एक क्या करेगा? लीज एग्जीक्यूट करेगा। एंड इफ ही शुड नेग्लेक्ट टू डू सो टू जेड, और अगर वो नेग्लेक्ट कर देता है और वो जेड को कर देता है, इफ वाई डाइज इन एक्स लाइफ टाइम, और वाई है जो एक्स के लाइफ टाइम में अगर मर जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि द डिस्पोजिशन इन फेवर ऑफ जेड टेक्स इफेक्ट। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। उसके बाद पूछता है एक्स मैरिज टू वाई बट इन केस शी डाइज इन हिज लाइफ टाइम। कि एक्स जो है वाई से मैरिज कर लेता है, लेकिन अगर वो अपनी जो शी है, इन केस शी डाइज इन हिज लाइफ टाइम, अगर वो उसकी लाइफ टाइम के अंदर मर जाती है जिससे वो शादी कर रहा है, ही वुड ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू जेड। तो वो क्या करेगा? जेड को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा। एक्स एंड वाई पेरिश टुगेदर अंडर सर्कमस्टांसेस विच मेक इट इम्पॉसिबल टू प्रूव दैट शी डाइज बिफोर हिम। वो दोनों ऐसे सर्कमस्टांसेस में मरते हैं कि जिससे पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि जो लड़की थी, जो शी थी, वो पहले मर गई थी। तो यहाँ पे जो डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ जेड, क्या वो होगी या नहीं होगी?
तो इस कंडीशन के अंदर वो नहीं होगी, जहां पे पता लगाना मुश्किल हो जाएगा वहां पे नहीं होती, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछ रहा है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 29 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट an ulterior disposition of the kind contemplated in the provisions of section 28 cannot take effect unless, कि वो take effect नहीं कर सकता कब तक, तो यहां पे भी इसने 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसका ऑप्शन क्या है, ए ठीक है, क्योंकि जब तक कि वो कंडीशन स्ट्रिक्टली फुलफिल नहीं हो जाती तब तक वो नहीं कर सकता। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इफ द अल्टीरियर डिस्पोजिशन इज नॉट वैलिड, अगर अल्टीरियर डिस्पोजिशन वैलिड नहीं होती तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, द प्रायर डिस्पोजिशन इज नॉट इफेक्टेड बाय इट, तो प्रायर डिस्पोजिशन इफेक्ट में नहीं आएगा। अब 56 के अंदर बोल रहा है ए ट्रांसफर्स अ गार्डन टू बी फॉर हर लाइफ, कि ए जो है बी को एक गार्डन ट्रांसफर कर देता है उसकी लाइफ के लिए, मतलब लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, और उसके अंदर एक प्रोविजन लगा देता है इन केस बी कट्स डाउन अ सर्टेन वुड, कि अगर बी ने उसके ऊपर कोई सर्टेन वुड काटी जो उस गार्डन में लगी है, तो जो ट्रांसफर किया गया है वो सीज हो जाएगा, वो उसका नहीं माना जाएगा, और बी जो है वो वुड को कट डाउन कर देता है, तो यहाँ पे क्या होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे जो बी है वो अपना इंटरेस्ट जो है उसके अंदर लूज कर देगा, क्योंकि उसने जो कंडीशन लगाई थी उसको ब्रेक कर दिया, तो बी लूजेज इज लाइफ इंटरेस्ट इन द फर्म, ऑप्शन ए ठीक होगा। फिर बोलते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35 ऑफ द टीपीए वेयर अ पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी विच ही हैज नो राइट टू ट्रांसफर, कि उसके पास खुद के पास राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का, लेकिन वो ट्रांसफर करता है, and as part of the same transaction confers any benefit on the owner of the property then, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा, such owner must elect either to confirm such transfer or to dissent from it, तो जो उसका ऑनर है वो या तो कंफर्म कर सकता है कि ठीक है आपने ट्रांसफर किया था मैं मानता हूं मैं कर देता हूं ट्रांसफर, या फिर उसको डिसेंट भी कर सकता है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। फिर 58 के अंदर पूछता है द फाउंडेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज दैट अ पर्सन टेकिंग द बेनिफिट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, कि अगर कोई व्यक्ति किसी इंस्ट्रूमेंट का बेनिफिट लेता है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन क्या कहता है कि उसके साथ साथ उसको जो भी उसकी लायबिलिटीज़ वगैरह आ रही होंगी वो भी लेनी पड़ेगी, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। आप सिर्फ फ़ायदा नहीं ले सकते, आपको दोनों चीज़ें लेनी पड़ेगी, फ़ायदे के साथ जो भी उस प्रॉपर्टी में सब कुछ लेना पड़ेगा। फिर 59 के अंदर पूछता है द रूल ऑफ इलेक्शन अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट as applied to will is enacted in section 180 and 192 of the, ये किसके और सेक्शंस के अंदर दिया गया है, ये जो टीपीए के अंदर रूल ऑफ इलेक्शन दिया गया है ये कौन से एक्ट के सेक्शन 180 और 192 के अंदर भी दिया गया है, तो ये इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंदर भी दिया गया है, ये मैंने आपको बताया भी था उस वीडियो में। 60th के अंदर पूछ रहा है पर्सन इज नॉट टू पुट हिज इलेक्शन, कि एक व्यक्ति जो है अपना इलेक्शन नहीं करेगा, मतलब कि unless he has a proprietary interest in the property disposed of in derogation of his rights, this is subject matter under the provisions of, कौन से provisions के अंदर आती है ये बात, सेक्शन 35 के अंदर, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन सेक्शन 35 ही डील करता है उससे। फिर सेक्शन 37 ऑफ टीपीए रेफर्स टू अपॉर्शनमेंट ऑफ बाय एस्टेट, सेक्शन 37 पे आ गया ये। In this light, before transfer of property act, when a transfer was severed by the sale of shares in the version of tenant was still obliged to pay the rent to all shares jointly, तो यहाँ पे क्या है, unless an apportionment had been agreed to by all the parties, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। इन टीपीए सेक्शंस 32 to 37 apply to both immovable and movable property, whereas section 38 to 53 apply to, जो 33 से 37 है दोनों के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन जो 38 से 53 तक का सेक्शन है वो किसके ऊपर अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई होता है, तो उसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर जो प्रोविजंस है सेक्शन 38 के टीपीए के डज नॉट अप्लाई टू केसेस फॉलिंग अंडर, की कौन से केसेस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, तो ये बेनामीदार और ऑस्टेंसिबल ऑनर्स जो होते हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, कि बेनामीदार और ऑस्टेंसिबल ऑनर्स हु कैन गिव नो टाइटल एक्सेप्ट बाय एस्टॉपल, जो एस्टॉपल के अलावा और किसी तरीके से टाइटल नहीं दे सकते, तो इन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता।
सेक्शन 38 ऑफ टीपीए हैज नो एप्लीकेशन, सेक्शन 38 की एप्लीकेशन नहीं होगी कहाँ पे, टू प्रीवियस ट्रांसफर वेयर द ट्रांजेक्शन इज स्टिल इनकम्प्लीट, ठीक है, जहाँ पे अभी भी ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट थी, तो ऑप्शन ए ठीक है। फिर बोलता है अगले क्वेश्चन के अंदर 65 के अंदर, अंडर सेक्शन 39, देखिए सारे सेक्शन एक एक करके आ रहे हैं, सेक्शन 39 ऑफ टीपीए, जो सेक्शन 39 है टीपीए का, द प्रोविजंस इज मेड फॉर ट्रांसफर वेयर द थर्ड पर्सन इज इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, ठीक है। In this context, the court held that right of maintenance even of a Hindu widow is an identified right which falls short of a charge. This was decided in case of, तो ये बात कौन से केस के अंदर डिसाइड की गई थी, फेमस केस है रामानंदन वर्सेस रंगमाल का केस है 1889 का, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर 66 के अंदर पूछता है, right to maintenance under the provisions of section 39 of TPA includes the enhanced maintenance in future to these if there has been a material change in the circumstances. This was decided in case of, ये कौन से केस के अंदर डिसाइड हुआ था, कावेरी वर्सेस परमेश्वरी के केस के अंदर डिसाइड हुआ था, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। ये सारे फेमस केसेस हैं, कावेरी वर्सेस परमेश्वरी के केस में हुआ था, AIR 1971। फिर अगला पूछता है कि विद इन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39 ऑफ द टीपीए द वर्ड मेंटेनेंस कवर्स ऑल्सो रेजिडेंस, की मेंटेनेंस वर्ड के अंदर रेजिडेंस भी आ जाएगा, और ये कौन से केस के अंदर आया था, ये भी कौन से केस में आया था, कावेरी वर्सेस परमेश्वरी के ही केस के अंदर बताया गया था, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछता है विद इन द मीनिंग ऑफ प्रोविजंस अंडर सेक्शन 39 ऑफ टीपीए अ वुमन इज इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस नॉट ओनली फ्रॉम हस्बैंड बट ऑल्सो फ्रॉम सन्स who are members of joint family. This was decided in case of, ये कौन से केस के अंदर डिसाइड हुई थी ये बात, एस परमेश्वरी वर्सेस चेलवाल के केस के अंदर डिसाइड हुई थी, 1980 का केस है। तो आपको ये दोनों केस याद हो जाएंगे क्योंकि नाम दोनों के अंदर सेम सही है, इजीली याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद आगे पूछता है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 40 ऑफ टीपीए द राइट रेफर्ड इन फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस सेक्शन रेफर्स टू, अगर आप सेक्शन 40 को पढ़ोगे, इसके जो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो राइट है वो क्या राइट दिया गया है, राइट ऑफ ट्रांसफर एज अगेंस्ट परचेज फ्रॉम ट्रांसफरी टू रिस्ट्रेन द ब्रीच ऑफ नेगेटिव कोवेनेंट, जो नेगेटिव कोवेनेंट होगा उसको ब्रीच करने का, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है 69 का। फिर हम आते हैं 70 के ऊपर, इसके अंदर क्या बोलता है, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 40 ऑफ द टीपीए द परचेजर एट अ कोर्ट ऑफ सेल, सेक्शन 40 के बारे में ही बात कर रहा है, इज ट्रांसफरी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड इज नॉट ट्रांसफरी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 40, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। द ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर, तो ये दिया गया हमें सेक्शन 41 के अंदर, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। फिर विद द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन in immovable property, a person is the ostensible owner of such property and transfer the same for consideration, then the transfer shall not be, तो ऐसा ट्रांसफर क्या नहीं होगा, voidable नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पूछता है the notice the section 41 of TPA is a statutory application of the law of estoppel, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये स्टैट्यूटरी एप्लीकेशन नहीं हो रहा है ऑस्टेंसिबल ओनर वाला, एस्टॉपल की एप्लीकेशन हो रही है, ठीक है। फिर 74 के अंदर पूछता है कि सेक्शन 41 ऑफ टीपीए अप्लाइज टू वॉलेंटरली ट्रांसफर एंड हैज नो एप्लीकेशन टू, कौन सी चीज़ के ऊपर इसकी एप्लीकेशन नहीं होगी सेक्शन 41 की, तो ये कोर्ट सेल के ऊपर अप्लाई नहीं होता जो सेक्शन 41 है। फिर अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41 ऑफ द टीपीए दीज आर सम कंडीशंस, की कुछ कंडीशंस दी गई हैं, क्या क्या, सबसे पहले ट्रांसफर इज द ऑस्टेंसिबल ओनर, ही इज सो बाय द कंसेंट एक्सप्रेस ऑन और इम्प्लाइड ऑफ द रियल ओनर, ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन, फिर ट्रांसफर हैज एक्टेड इन गुड फेथ टेकिंग रीजनेबल केयर टू असर्टेन दैट द ट्रांसफर हैड पावर टू ट्रांसफर, तो ये सभी जितनी भी बातें बोली हैं ये ऑस्टेंसिबल सेल के अंदर आती हैं, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, ऑल आर रिक्वायर्ड, ये सभी चीज़ें चाहिए होती हैं, जब सेक्शन 41 को पढ़ोगे तो ये सभी उसके एसेंशियल्स के अंदर आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोलता है
पोजीशन ऑफ मैनेजर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ऑस्टेंसिबल ओनरशिप विद द कंसेंट ऑफ द रियल ओनर, दिस वाज हेल्ड इन केस ऑफ, तो ये कौन से केस में हुआ था, ये हुआ था सेशु मुल्ला एम शाह वर्सेस सैयद अब्दुल राशिद AIR 1991 का केस, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर इनएक्यूरेसी इन द रिसाइटल्स डिस्क्राइबिंग द प्रॉपर्टी, क्या इनएक्यूरेसी इन द रिसाइटल्स डिस्क्राइबिंग द प्रॉपर्टीज, जो नीचे होता है ना जो रिसाइटल्स डिस्क्राइब करते हैं प्रॉपर्टी, अगर उसके अंदर कोई इनएक्यूरेसी होती है तो कैन नॉट विल डाउन द इफेक्ट ऑफ क्लियर रिसाइटल्स इन द डॉक्यूमेंट्स अबाउट द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड देयर बाय, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। फिर अंडर सेक्शन 42 ऑफ TPA, इफ अ पर्सन हैज राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी आफ्टर एक्सरसाइजिंग अ राइट टू रिवोक अ प्रीवियस ट्रांसफर, अ ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय हिम विल इम्प्लाई इन एक्सरसाइज ऑफ, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट ऑफ रिवोकेशन, ठीक है, वो रिवोकेशन के राइट को यूज कर रहा है। फिर सेक्शन 43 ऑफ TPA enables the transferee to whom a transfer has made a fraudulent or erroneous representation to lay hold at his option of any interest, तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, which the transferor may subsequently acquire with property provided he does not adversely affect the right of any subsequent purchaser for value without notice, ऑप्शन ए ठीक होगा। फिर पूछता है इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 43 ऑफ TPA सम कंडीशंस आर नेसेसरी, कि कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होंगी अगर हमें TPA का बेनिफिट चाहिए होगा। तो पहली बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर वाज मेड बाय अ पर्सन हु वाज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये चाहिए होता है हमें। कॉन्ट्रैक्ट वुड बी सबसिस्टिंग एट द टाइम एंड द क्लेम फॉर रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी इज मेड, तो इसके अंदर दोनों ही चाहिए, तो इसका मतलब कि इसका ऑप्शन ए ठीक है, बोथ 1 and 2 आर नेसेसरी। फिर पूछता है हमसे कि सेक्शन 44 ऑफ TPA किस चीज़ के बारे में डील करता है, अगर आप सेक्शन 44 को पढ़ोगे तो वो ट्रांसफर बाय वन को ओनर के बारे में डील करता है, तो ऑप्शन बी ठीक है। फिर 82 के अंदर पूछता है व्हेन वन ऑफ सेवरल को ओनर्स, ठीक है, ट्रांसफर्स हिज शेयर, द ट्रांसफरी एक्वायर्स एज अगेंस्ट द अदर को ओनर्स द सेम राइट्स दैट ऑफ ट्रांसफर हैड but is subject to any condition and liabilities affecting the share at the date of transfer. This is the provision under the, कौन से provision मतलब कौन से section के अंदर दिया गया है हमें, ये हमें दिया गया section 44 of TPA के अंदर, क्योंकि अभी हमने यही समझा था। फिर दे रहा है अगला क्वेश्चन, the provisions for the joint transfer of for consideration is deal in, की जो provision है joint transfer का, कौन से section के अंदर दिया गया है, ये हमें section 45 of TPA के अंदर दिया गया है, तो उसका ऑप्शन ए ठीक है। प्रिजम्पशन ऑफ इक्विटी परटेन्स टू, अब ये प्रिजम्पशन ऑफ इक्विटी कौन से सेक्शन के अंदर दी गई है, ये सेक्शन 45 के अंदर ही दी गई है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछता है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन बाय द पर्सन हैविंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट देयरइन, ही द ट्रांसफरर्स आर, तो ऐसे केस के अंदर ट्रांसफर्स क्या होंगे, entitled to share in the considerations equally, उनको consideration में equally share मिलेगा, entitled होंगे वो उसके लिए। फिर 86 के अंदर पूछता है where several co-owners of immovable property transfers a share therein without specifying that the transfer is to take effect on any particular share or shares of the transferors, the transfer as among such transfers take effect on such share, तो यहाँ पे ऑप्शन बी ठीक होगा, इक्वली वेयर द शेयर्स वर इक्वल एंड वेयर देयर आर अनइक्वल प्रोपोर्शनली टू द एक्सटेंट ऑफ सच शेयर्स, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, या कोई भी आपको जिसको भी समझ आएगा वो आपको रिप्लाई कर देगा। फिर 87 के अंदर पूछता है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 48 ऑफ TPA द ट्रांसफर कैन नॉट प्रिजुडिस द राइट्स ऑफ ट्रांसफरी बाय एनी सब्सिक्वेंट डीलिंग विद द प्रॉपर्टी, दिस सेल्फ एविडेंट प्रोपोजिशन इज एक्सप्रेस इन, ये जो सेल्फ एविडेंट प्रोपोजिशन है कहाँ मतलब किस तरीके से एक्सप्रेस की गई है, तो ये मैक्सिम है, इक्विटेबल मैक्सिम है, जिसको बोलते हैं क्वी प्रायर एस्ट टेम्पोरे पोटोयर एस्ट जुरे, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। द प्रोविजंस ऑफ इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय बोनाफाइड होल्डर्स अंडर डिफेक्टिव टाइटल इज डीलिंग, जो इंप्रूवमेंट की जाती है बोनाफाइड होल्डर के द्वारा, कौन से सेक्शन के अंदर डील की गई है, सेक्शन 51 ऑफ TPA के अंदर की गई है, तो ऑप्शन बी ठीक है। अ लीज कैन नॉट अपील टू दिस सेक्शन, A leasee cannot appeal to this section 51 of TPA. The statement is, तो ये स्टेटमेंट क्या है जो इसने बोली, ये स्टेटमेंट सही है कि लीजी अपील नहीं कर सकता। Some conditions must be fulfilled before the equity provided in section 51 arises, कंडीशंस के बारे में बात कर रहा है।
द पर्सन एविक्टेड मस्ट बी ट्रांसफरी, दूसरी द पर्सन मस्ट हैव मेड द इम्प्रूवमेंट बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही वॉज एब्सोल्युटली इंटाइटल्ड। तो यहाँ पे दोनों ही जो कंडीशंस है वो पूरी होनी चाहिए, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन सी ठीक है। A trespasser is not transferee within the meaning of section 51 of TPA and he is not entitled to compensation for improvements. This was decided in कौन से केस के अंदर ये बात डिसाइड हुई थी? ये हुई थी दयाराम वर्सेस श्याम सुंदरी के केस के अंदर, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर बोलता है द टर्म्स गुड फेथ इन सेक्शन 51 ऑफ टीपीए इज यूज इन द लाइट ऑफ, ये कौन से एक्ट के लाइट में ये जो टर्म है गुड फेथ जो सेक्शन 51 के अंदर यूज किया, कौन से एक्ट के हिसाब से की गई है? ये जनरल क्लॉज एक्ट के हिसाब से की गई है, तो ऑप्शन बी ठीक है। सेक्शन 51 ऑफ टीपीए डज नॉट अप्लाई टू, तो किसके ऊपर सेक्शन 51 जो टीपीए का वो अप्लाई नहीं होता? कौन सी सेल के ऊपर अप्लाई नहीं होता? तो वो कोर्ट सेल के ऊपर अप्लाई नहीं होता। फिर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 51 ऑफ टीपीए द ट्रांसफरी, तो अगर सेक्शन 51 को ही देखें तो यहाँ पे जो ट्रांसफरी होता है हैज़ नो लीन ऑन द लैंड फॉर द वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछ रहा है सेक्शन 52 ऑफ टीपीए इम्पोजेज अ प्रोहिबिशन ऑन द ट्रांसफर और अदरवाइज डीलिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट प्रोवाइडेड द कंडीशंस लेड डाउन इन सेक्शंस आर सेटिस्फाई। तो ये जो स्टेटमेंट इसने बोली सेक्शन 52 की, ये स्टेटमेंट गलत है, सॉरी ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि सेक्शन 52 में यही दिया गया है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। फिर पूछता है द प्रिंसिपल ऑफ लिस पेंडिस एम्बॉडीड इन सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट परटेन्स टू, ये जो लिस पेंडिस की प्रिंसिपल है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। रूल ऑफ लिस पेंडिस इज एप्लीकेबल टू सूट्स फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो क्या ये बात सही है या नहीं है? ये बात सही है, तो ऑप्शन ए ठीक है। फिर रूल ऑफ लिस पेंडिस इज एप्लीकेबल टू सूट्स फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये बात सही है, ये तो सेम ही बोल दिया इसने। फिर अगले में पूछा इन केस ऑफ ट्रांसफर हिट बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडिस, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ गुड फेथ विच इज एसेंशियल टू बी एस्टेब्लिश बिफोर अ इक्विटेबल रिलीफ कैन बी ग्रांटेड इन फेवर ऑफ अ सब्सिक्वेंट वेंडी अंडर सेक्शन 41 और 51 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ये बात क्या होगी? ये बात टोटली इररेलेवेंट होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन सी ठीक है। और 100 में पूछ रहा है सूट फॉर प्रीएम्पशन इन्वॉल्व्स अ राइट टू स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर कम्स अंडर, तो ये रूट जो सूट फॉर प्रीएम्पशन वाली बात है कौन से सेक्शन के अंदर दी गई है? हमें सेक्शन 52 ऑफ टीपीए के अंदर दी गई है। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है हेल्ड दैट एक्ट ऑफ टेकिंग इलीगल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी और द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू otherwise dealing with the property so as to attract section 52 even if the wrongdoer be a party to the suit. This was held in case of, ये कौन से केस के अंदर हेल्ड हुआ था? राजेंद्र सिंह वर्सेस समा सिंह, AIR 1973 का केस है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ तक हमने 100 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए हैं, पिछली वीडियो में 47 किए थे, यहाँ पे 52 53 क्वेश्चंस कर लिए, बाकी आगे के 50 के अराउंड ही कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इस तरीके से हम अपने 250 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और अपने टीपीए के जितने MCQs है कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आपको आपके एग्जाम्स के अंदर हेल्प करेगा, चाहे आप प्री दें, चाहे आप कोई और एंट्रेंस टेस्ट दे या फिर कोई भी एग्जाम दे जहाँ पे आपको MCQ की तरह टीपीए के क्वेश्चंस आते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।